हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। सो जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके CUET और D SSSB की ऑल दो डेट नहीं आई है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ 1-2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और CUET का तो अभी एग्ज़ाम ही है, मार्च से में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुके हैं एग्ज़ाम्स CUET PG के। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें मेजर टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इसकी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड वेजिटेबल क्रॉप्स पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द पफिनेस इन टोमेटो। सो टोमेटो में कभी कभी आपने देखा होगा, कभी अगर मार्केट से आप सब्जी लेने जाते हैं तो टोमेटो में क्या होता है, एक पफिनेस जैसी, मतलब कि थोड़ा सूजा हुआ, जैसे हमारे कभी कभी सूज जाते हैं ना, वैसे ही टोमेटो में भी कभी कभी ऐसे सूजन सी आ जाती है, और वो थोड़ा वहाँ से आप बोल सकते हो कि उसमें फ्लैश टाइप का नहीं रहता है, ठीक है। सो किस वजह से होती है ये जो डिसऑर्डर है वेजिटेबल में, ये किस वजह से होता है? इनकम्प्लीट पॉलिनेशन, या फिर फर्टिलाइजेशन की वजह से, हाई नाइट्रोजन, या फिर लो टेम्परेचर। तो ये तीनों ही कॉजल एजेंट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पॉलिनेशन ठीक से नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, या फिर सीड सेट ठीक से नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी पफीनेस हो जाती है। या फिर बहुत कम टेम्परेचर होता है तो डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता उस वजह से, या फिर हाई नाइट्रोजन या फिर लो पोटेशियम की वजह से भी पफीनेस की प्रॉब्लम आती है टोमेटो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, वेजिटेबल से मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके एक तो डिसऑर्डर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा आपके वेराइटीज़ से रिलेटेड। तो ये मेजर जो चीज़ें हैं ये आप देखोगे रिपीटेडली होता है जितने भी आपके एग्ज़ाम्स, अगर आप सारे अभी देखोगे ना कि क्या पैटर्न रहता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस का, मेजरली इन चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच केमिकल इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ स्प्राउटिंग इन अनियन। सो स्प्राउटिंग इन अनियन ये कभी कभी घर में भी हो जाता है ना, ऐसा बहुत दिनों तक अगर आप इसको रखेंगे, प्याज को अगर घर में रखोगे तो उसमें से नए नए स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। अब ये अगर आप इसको सोइंग करनी है, या फिर आपको नया अपने जो किचन गार्डन है वहाँ पर प्याज लगाना है, तब तो ये अच्छा है, लेकिन खाने के लिए ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब ये स्प्राउट्स निकलने लगते हैं तो नीचे से जो आपका प्याज है वो थोड़ा थोड़ा श्रिंकेज होने लगता है उसमें, ठीक है, उसमें ड्राइनेस होने लगती है, तो ये हमारे लिए कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जब स्टोरेज में रखा जाता है प्याज, तो उसमें मैलिक हाइड्रोजाइड का स्प्रे किया जाता है ताकि ये स्प्राउटिंग की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बीन इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गम या फिर ग्वार गम भी आप इसे कह सकते हो, और ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। किससे निकलता है? क्लस्टर बीन से निकलता है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लस्टर बीन का साइंटिफिक नेम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकुरबिट से रिलेटेड। सो कुकुरबिट्स में जो मेल और फीमेल फ्लावरिंग होती है, ये क्वेश्चन अभी आपका NHB में भी आ रखा था, ठीक है। NHB का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी सेक्शन ऑफिसर सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए, उसमें क्वेश्चन ऐसे ही इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रखा था, उसमें स्टेटमेंट्स दे रखे थे, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट तो सेम ही था कि कुकुरबिट्स में विच टाइप ऑफ कंडीशंस लीड्स टू मोर मेल फ्लावर फॉर्मेशन। अब देखिए, डिज़ायरेबल हमारे लिए क्या होता है? फीमेल फ्लावर्स, क्योंकि फीमेल फ्लावर्स का ही डेवलपमेंट होके फ्रूट्स बनेंगे। मेल फ्लावर्स सिर्फ पॉलिनेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो हमें डिज़ायरेबल इतने नहीं होते हैं। मेल फ्लावर्स कब ज़्यादा होंगे? जब लॉन्ग डे और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस होती हैं। शॉर्ट डे और लो टेम्परेचर वाली कंडीशंस जब होंगी तब फीमेल फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इन पोटैटो में अगर फॉस्फोरस की कमी होने लगी तो ऐसे डार्क जैसे पैचेस दिखाई देने लगते हैं, तो ये क्या बोलेंगे हम? ट्यूबर्स में डार्कनेस होने लगती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? डार्कनिंग इन ट्यूबर्स। हॉलो हार्ट कब होता है? हॉलो हार्ट यानी कि बीच में ऐसे हार्ट शेप में नहीं, बट हॉलोनेस आने लगती है, ये कब होता है? जब नाइट्रोजन
ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा डालने से क्या होता है, सेल्स का आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, उसकी वजह से ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसलिए हॉलो रह जाता है बीच में, ठीक है। सो दैट इज़ द हॉलो हार्ट। ब्लैक हार्ट किस वजह से होता है, ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हाँ स्टोरेज कंडीशंस में, जब वेंटिलेशन ठीक से नहीं हो पाता है ना स्टोरेज कंडीशंस में, तो उस वजह से ब्लैक कलर डेवलप होने लगता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, राइसिनेस इन, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, दैट इज द कॉलीफ्लावर। राइसिनेस क्या है, ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे से जो बर्ड्स निकल रहे हैं, मतलब जो कर्ड है उसी के ऊपर से छोटे छोटे से बर्ड्स आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। फ्लावर बर्ड्स इनिशियल्स होते हैं ये, और किस वजह से, ये बहुत बार ना मार्केट में जब आप सब्जी लेने जाएंगे, एक दिन मैं भी गई थी सब्जी लेने, तो वहाँ पर मुझे भी ऐसे दिखा, तो आई वाज टेलिंग माय ब्रदर कि भैया ये जो प्रॉब्लम इसमें दिख रही है ना, ऑल्दो जो आम इंसान होंगे उनको नहीं पता चल पाएगा कि ये डिसऑर्डर है, लेकिन बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, और आप भी इसमें देख सकते हो कि ऐसी टाइप की जब भी आपको वेजिटेबल दिखाई दे, तो इसमें आपको क्या समझ जाना है कि ये यहाँ पर टॉक्सिसिटी हुई है, यानी कि जब इसका कल्टीवेशन कर रहे थे तो नाइट्रोजन की डोज ज़्यादा डाल दी गई है, जिसकी वजह से राइसिनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट इज पूसा हिमानी, पूसा सफ़ेद एंड अर्का निशांत। ये किस वेजिटेबल क्रॉप की मेजर वेराइटीज़ हैं। अब हो सकता है पूसा अर्का निशांत से आपको याद ना रहे, लेकिन पूसा हिमानी और पूसा सफ़ेद, सफ़ेद सफ़ेद कलर का क्या होता है, रेडिश होता है, ठीक है। मूली जो होती है वो सफ़ेद कलर की होती है ना, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। हिमानी आप कहाँ से याद कर सकते हैं, एक तो हिमानी मैम के नाम से, ठीक है। दूसरा स्नो जो होती है ना, हिम किसे कहते हैं, स्नोफॉल को, ठीक है। सो वहीं से जो वर्ड है हिमानी वहीं से आया है, स्नोफॉल से। स्नो वाइट कलर की होती है और वाइट कलर का ही हमारा रेडिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट इज ब्लांचिंग इज डन इन कॉलीफ्लावर विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ। सो ब्लांचिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर का जो कर्ड है ना उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर लीव्स को ऐसे टाई कर देते हैं, लीव्स को लेते हैं और इसके ऊपर टाई कर देते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से क्या होता है, इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है और जिसकी वजह से येलोइंग कलर इसमें डेवलप होने लगता है, ठीक है। सो येलोनेस टू अरेस्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड टू प्रोटेक्ट द कर्ड फ्रॉम अटेनिंग येलो कलर, इसलिए ब्लांचिंग की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ दीज इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। इनमें से कौन सा एक ऐसी क्रॉप है जो कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड कौन सी होती हैं, जिनमें 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन का एक्सटेंट इतना होता है। लेस देन 5% अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। वेयरएज 5% से अगर ज़्यादा हो गया, 30% तक हो रहा है, तो हम इसे ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में करेंगे, और अगर 30% से भी ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ही कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर जो हमारा टोमेटो है उसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक लेग। ब्लैक लेग क्यों कह रहे हैं, देखिए ये क्या है, आपका एक कॉलीफ्लावर का आप बोल सकते हो स्टेम है नीचे का, ठीक है। ये जो स्टेम है नीचे वाला पोर्शन, ये ब्लैक कलरेशन होने लग गया है इसमें, ठीक है। तो ब्लैक लेग इस डिजीज़ को कहा जाता है, और ये डिजीज़ किस में होती है, कैबेज या कॉलीफ्लावर इन सब में होती है। जैसे कि इसी फैमिली के जितने वेजिटेबल्स हैं उनमें ब्लैक लेग की डिजीज़ देखा गया है, फंगस की वजह से ये होती है, ठीक है। सो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि वेजिटेबल क्रॉप से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि और सारे हम क्वेश्चंस ले और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और कि एक जो मेरी क्लास हो रही थी लाइव क्लासेस, तो उसमें एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम आजकल ना मोटिवेशन नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम की डेट जब तक नहीं आ जाती तब तक लग नहीं रहा है कि पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एग्ज़ाम की डेट का ही वेट करते रहे और आ गया 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम है, तो फिर उस लास्ट टाइम पे सब ऐसे आ जाते हैं मैम की अभी लास्ट डे 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी बता दो, लास्ट 10 डेज़ में कैसे कवर करूँ मैं इतना सारा सिलेबस।
तो उस टाइम पे पैनिक होने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक भी शुरू नहीं करा है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर अगर कोई पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है उसका एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आ जाए। ठीक है, ऐसे बहुत बार अभी एग्ज़ाम्स में हुआ है कि 10 दिन पहले ही पता चल रहा है कि एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, सो इसीलिए कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है, पहले से ही अपना फोकस रखिए। कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, इसका जो मॉक टेस्ट हैं वो आप अवेल कर सकते हैं फ्री में, आई एग्ज़ाम बी की साइट पे अवेलेबल हैं। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर DSSB के वो भी अवेलेबल हैं, और CUET का तो ऑलरेडी आ चुका है डेट। तो लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और मॉक टेस्ट इसके ट्राई कीजिए, आई एग्ज़ाम बी की साइट पे अवेलेबल हैं। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। DSSB का अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स भी अवेलेबल है विद लाइव क्लासेस, जहाँ पर आप अपनी डाउट क्वेरी जो भी होगी वो डायरेक्टली आप मेंटर्स से पूछ सकते हैं या फैकल्टी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर अवेल कीजिए। थैंक यू फॉर एंड हैव अ नाइस डे।